मॉर्निंग स्टूडेंट। 8th क्लास एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने बच्चों कल ख़त्म किया था। आज हम इसी फर्स्ट लेसन के कैसे, कब और कहाँ, उस अध्याय के आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पीछे प्रश्न दिए गए हैं उसी को हम करते हैं। सबसे पहला फिर से याद करें जिसमें आपको सही और गलत बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। बिल्कुल, उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी उसमें भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा था, 3 कालखंडों में। तो ये सही है, तो आप इसमें सही लिखेंगे। दूसरा है सरकारी दस्तावेज़ हमें ये समझने में मदद देते हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं। बिल्कुल गलत। सरकारी दस्तावेज़ों में केवल जो अंग्रेज़ों के सोच थी, बड़े लोग जो पढ़े लिखे थे, जो लिखना समझना जानते थे, वो लोग अपने विचारों को अपने लिखावट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से सब बताया करते थे। तो आम लोगों की सोच क्या थी, गरीब लोगों की सोच क्या थी, ये तो पता ही नहीं लगता था। इसलिए ये क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए किसी भी जगह का सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, वो जानते थे कि कहीं पर भी शासन करना है तो पहले उस बात को हम जानें कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, कैसे हैं, कितने हैं, स्त्री पुरुष क्या हैं, क्या धंधा करते हैं, कैसी वनस्पति है। तो सर्वेक्षण से ही पता लगती है ये सब चीज़ें। तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। चलिए, अब इसके बाद में आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आइए विचार करें, इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। सबसे पहले है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिन कालखंडों में बांटा था उनकी क्या समस्याएं थी। आप सभी को पता है उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ठीक है। 3 कालखंडों में इनकी समस्याएं क्या थी। देखिए, इनकी समस्याएं जो थी वो है ये कि देखिए, यहाँ पे मैंने उत्तर लिख के भी दिया है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें इसको, कि ये विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया था। यानी जातिवाद होती है ना, हिंदू अलग होते हैं, मुसलमान अलग होते हैं, ईसाई अलग होते हैं, इनके धर्म अलग होते हैं। तो ये विभाजन क्या था, सांप्रदायिकता के आधार पर। तो क्या होंगे, झगड़े होंगे सांप्रदायिकता के आधार पर। तो एक समस्या तो ये थी। दूसरा, ये औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित। औपनिवेशिक विचारधारा बताई थी ना, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक देश दूसरे देश पर अपना दबदबा बनाता है, तो उस पर आधारित ही अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया हुआ था। और तीसरा है कि विभाजन के उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना चाहते थे, अलग अलग डालकर फूट डालना चाहते थे। तो ये 3 समस्याएं हमारे यहाँ उस टाइम थी। चलिए, प्रश्न नंबर हम 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ को किस प्रकार से सुरक्षित रखा। तो अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ को कैसे सुरक्षित रखा, उसमें आपकी पुस्तक में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे शासकीय भवन थे उनके अंदर अभिलेख कक्ष बना दिए गए। यानी जो भी हमारी दस्तावेज़ है उनको रखने के लिए अभिलेख कक्ष बनाए गए। दूसरे, तहसील का दफ्तर हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर का दफ्तर हो, प्रांतीय सचिवालय हो, कचहरी हो, सभी में अपने अपने क्या बना दिए, रिकॉर्ड रूम बना दिए, जिसके अंदर ये दस्तावेज़ रिकॉर्ड्स के रूप में रखे गए। और तीसरी महत्वपूर्ण, दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान बनाए गए। जैसे कि मैंने एक चित्र में भी बताया था कि दिल्ली के अंदर बनाया गया था, उस चित्र को दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न के उत्तर पर। चौथा प्रश्न है, इतिहासकार पुराने अखबारों से जुटी जानकारियाँ पुराने अखबारों से जानकारियाँ जुटाते थे, वे पुलिस की रिपोर्टों से उपलब्ध जानकारी से किस प्रकार अलग होती थी। देखिए, पुराने अखबारों से जानकारी, पुराने अखबार के इतिहासकार जो जानकारी प्राप्त करते थे वे संवाददाताओं द्वारा उस क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की जानकारियों पर ही आधारित होती कि लोग क्षेत्रों में जाते थे और जानकारी हासिल करते। इस तरह अखबारों से घटनाओं का सही महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो जाती थी, प्रस्तुत हो जाती, क्योंकि वहाँ पर जाके वो देखते थे, लोगों से पूछते थे, फिर उसको छापते थे। इस तरह अखबारों की घटनाओं से संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत हो जाती थी। लेकिन पुलिस की जानकारी में पक्षपात होने की संभावना रहती। पुलिस क्या है, ओहदे वाला होता है, डर लगता है, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट में क्या होता है, सरकारी सोच है, कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, है ना, जांच अधिकारी है, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। इन सब का क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। कहते हैं ना कि व्यक्ति विशेष के आप प्रभाव से आप जो सच्चाई होती है वो कई बार नहीं लिख पाते, इसलिए अखबार की जानकारियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने 5वां प्रश्न है, आइए करके देखें। आप दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं
तो हमें आपको सर्वेक्षण के उदाहरण देने हैं। सोच कर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनी को ये कैसे पता चलता है कि बच्चों को किस चीज़ों को पसंद करते हैं, या सरकार को ये कैसा पता लगता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षण से क्या हासिल करते हैं। देखिए, अलग अलग पार्ट में बांट कर हम इसका सबसे पहले तो सर्वेक्षण के उदाहरण देते हैं। सर्वेक्षण के उदाहरण जैसे जनगणना करना, यानी उस क्षेत्र के अंदर कितने लोग रहते हैं, क्या स्त्री पुरुष का रेशो है, पढ़े लिखे कैसे हैं, ठीक है, ये होती है जनगणना। वहाँ पर क्या व्यवसाय में लगे हुए हैं। दूसरा उदाहरण है चुनाव पूर्ण सर्वेक्षण। जब चुनाव होते हैं तो उससे पूर्व सर्वेक्षण किया जाता है। वनों के क्षेत्रफल के जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। नए तेल गैस क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जगह जगह क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये 4 मैंने उदाहरण बताए हैं। दूसरा प्रश्न आता है खिलौना बनाने वाली कंपनी को कैसे पता चलता है कि बच्चों को क्या है। सर्वेक्षण जब करते हैं तो उस कंपनी को ये पता लगता है कि किस तरीके से बच्चे क्या चीज़ पसंद करते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ सरकार को कैसे पता लगता है कि बच्चों की संख्या कैसी है। तो आप जानते हैं ना, जब सरकारी स्कूल है, प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षणों के आधार पर बच्चों की संख्या बहुत आसानी से जानी जा सकती है। इतिहासकार इससे क्या हासिल करते हैं, विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, लोगों की सोच कैसे बदल रही है, ये सारी जानकारियाँ हमको इन सर्वेक्षणों से ही पता चलती। तो ये तो हो गए आपकी पुस्तक के। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे प्रश्न हैं, जैसे ये आपके आजकल मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 1, 2, 3, 4 में से एबसद में से ही निशान लगाना है। तो सबसे पहले भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेंगस्टेन, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आखिरी वायसरॉय कौन था, तो आप लिखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको याद करने होंगे। भारतीय इतिहासकार भारतीय इतिहास के किन कांडों में बांटकर उन्हें देखते हैं, तो जैसे देखिए जेम्स मिल ने तो हिंदू मुस्लिम ईसाई बांटा था, और भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट के देखते हैं। इसके अलावा देखिए अंग्रेजी शासन वाले युग को क्या कहा जाता है, औपनिवेशिक युग। तो आपको एक शब्द में उत्तर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता औपनिवेशीकरण क्या होता है, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव जो एक देश दूसरे देश पे दबदबे से उसके अंदर आते हैं, इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है बेटा, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जनगणना क्या मदद देती है, जनगणना क्या होती है, जनगणना द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके, उनके व्यवसाय, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वहाँ की वनस्पति, इसके बारे में हम जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। भारत में ये जनगणना हर 10 साल में की जाती है। हमारी जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, साक्षर कौन है, ये सब जो जनगणनाएँ 10 वर्ष में एक बार कराई जाती है सरकार द्वारा, ये सब चीज़ें उसी से ही ज्ञात होती है। तो बेटा हमने आज आप इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर किए हैं। आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक कॉपी में, होमवर्क कॉपी में नोट डाउन करें और याद करें, अच्छी तरह याद करें सभी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।